फ्रेंड का आया रिजल्ट, सीए फाइनल का। रोल नंबर डाला, कैप्चा कोड डाला और देखा ग्रुप 1 फेल, ग्रुप 2 फेल। कोई सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने। क्लिक किया ग्रुप 1 पर तो पॉपअप आया, फेल्ड विथ नो एग्जाम्शन। ग्रुप 2 पे क्लिक किया, पॉपअप आया, फेल्ड विथ नो एग्जाम्शंस। बार बार क्लिक करते गया तो फेल बड़ा सा होने लग गया, ब्लिंक होने लग गया। और कई बार क्लिक किया तो आवाज आई, अब क्या रैंक पूछेगा। उसने बोला नहीं, मुझे मेरे मार्क्स चाहिए। वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आईसीआई के बॉट ने जवाब दिया कि क्या करेगा मार्क्स जान के। अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के लिए तुझे दो ही चीज जानना थी, पास है या फेल, और अगर फेल हुआ है तो एग्जाम्शन है या नहीं है। तेरा किसी पेपर में कोई एग्जाम्शन नहीं। बताइए दोस्तों, क्या इंस्टीट्यूट उसके साथ सही कर रहा है या उसे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए जाना चाहिए? डेफिनेटली, ताकि वो अपनी आगे की स्टडीज प्रायोरिटाइज कर सके और पूछने वालों को प्रॉपर जवाब दे सके कि कमबख्त सब निकल गया था एग्रीगेट में, या कमबख्त ऑडिट ने रोक दिया, कमबख्त एफआर में 70 सोचे थे, कमबख्त 40 ही आए। इसका मतलब ये दोस्तों कि डिसीजन मेकिंग के लिए नेट अगर आप रिजल्ट सिर्फ इंस्टीट्यूट पब्लिश कर दे तो वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चाहिए। सेम इसी तरह से अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी के कई सारे बिजनेसेस हैं एक ही कंपनी के अंतर्गत, और आप उसके पी&एल में टोटल सेल्स एक्सपेंस प्रॉफिट दिखाते हैं, टोटल असेट्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो हो सकता है कि यूजर उसके आधार पे डिसीजन मेकिंग उतनी बेहतर ना ले पाए, बजाय उसके कि अगर उसे ये भी इंफॉर्मेशन दी जाती कि कंपनी के कौन कौन से बिजनेसेस से रिलेटेड क्या क्या रेवेन्यू, रिजल्ट्स, असेट्स और लाइबिलिटी। एंड दिस इज समथिंग विच ब्रिंग्स अस टू इंड AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो 6 अटेम्प्ट में से 4 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, सो it is a relatively decently important standard because of the very fact that institute has been asking it. And we are going to quickly revise this particular standard. Honestly speaking, इस standard में दोस्तों दो ही तरह के institute question usually पूछता है, और अगर वो दो क्वेश्चंस बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है रिपोर्टेबल सेगमेंट से रिलेटेड, जिसका एक एग्जाम्पल भी मैं रिवीजन में आपको साथ में कवर कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं, तो इसी रिवीजन वीडियो में वी विल बी गोइंग टू कवर द रिवीजन एज वेल एज द क्वेश्चन। और दूसरा एक डिस्क्लोजर का है, ये सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में 2 बार आ चुका है। Any which ways, with this particular background, let's understand what Ind AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट is. ऑपरेटिंग सेगमेंट यानी कि आपके कंपनी के ऑपरेशंस में अगर आपको लगता है कि आपके मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या जोग्राफिकल लोकेशंस जहाँ पे आप काम करते हो, तो हम चाहेंगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन यूजर्स को अलग अलग दी जाए। क्या इन्फॉर्मेशन यूजर्स को दी जाए? बहुत ही शानदार Ind AS है, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन यूजर्स को देनी है। इनफैक्ट वो ये कहता है कि सही मायने में आप इसे मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो कि मैनेजमेंट भी कोई कंपनी में डिसीजन मेकिंग लेता होगा, तो वो डिसीजन मेकिंग इसी लॉजिक पर लेता होगा कि उसके क्या क्या अलग अलग बिजनेसेस या सेगमेंट्स हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट किन बिजनेस और सेगमेंट में क्या फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, जैसे कि एक स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाता है। तो ये पूरा Ind AS मैनेजमेंट अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ये कहता है कि आपकी कंपनी का जो CODM है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, उसके पास इंफॉर्मेशन सेगमेंट वाइज जैसे जाती है, सेम उसी तरह से आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन यहां डिस्क्लोज करोगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पूरे Ind AS को अगर आपको बहुत ही ब्रीफ में रिवाइज करना है तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर सिनॉप्सिस इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू स्टार्ट विद। पहले क्विक रिवीजन करते हैं सिनॉप्सिस का, फिर पूरे कवरेज के साथ रिवीजन करेंगे। वी विल सी दोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो। देखिए, कहा गया है स्टेप 1 में आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट कंसिडरिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ये स्टेप 1 अपनी आपसी बात है। सबसे पहले बोलते हैं कि आपके बिजनेस में आइडेंटिफाई करोगे क्या क्या सेगमेंट्स है। तो हो सकता है कि सेगमेंटेशन ऐसा हो कि दैनिक भास्कर का हमारा एक सेगमेंट है रेडियो, एक है रियल एस्टेट सॉरी, और एक है न्यूज़पेपर। वहीं हो सकता है टाइम्स का हमारा सेगमेंट है, लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया सेपरेट है, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर सेपरेट है, टीवी सेपरेट है।
हो सकता है सोनी का है, हमारा सेगमेंट है एक एंटरटेनमेंट और एक है लेट्स से हार्डवेयर और ऑल द इक्विपमेंट्स व्हिच वी क्रिएट। उसमें हो सकता है वो ये कहे कि भाई टीवी और इस तरह के इक्विपमेंट्स अलग सेगमेंट है, एंड लेट्स से अदर इक्विपमेंट्स लाइक कैमरा एंड ऑल आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो ये प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, तो इन्होंने अप्रोच ये बनाई है, डेफिनेशन दी है कि भाई आप ये देखो कि आपका जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है उसे इन्फॉर्मेशन आप किस बेसिस पे ब्रेकअप करके देते हो, वो अपनी डिसीजन मेकिंग, वो अपना रिसोर्स एलोकेशन कैसे डिसाइड करता है। तो क्या वो ऐसे डिसाइड करता है कि भाई टीवी और एलईडी सेगमेंट पे ऐसे काम करना है और कैमरा सेगमेंट पे ऐसे, तो शायद वो दो अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं। इस लॉजिक से आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सेगमेंट कौन से, और उन सेगमेंट्स में से फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कोई दो सेगमेंट ऐसे हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है, तो आप उन दोनों को अलग अलग ना मान के सेम मान सकते हो। विच एसेंशियली मीन्स कि हो सकता है सोनी कहे कि हम कैमरे में भी दो तरह के कैमरेज बनाते हैं, वन इज डीएसएलआर मिररलेस कैमराज एंड वन इज लेट्स से कंज्यूमर कैमराज। पर हमने कहा कि यार ये दोनों एज सच कोई डिफरेंट सेगमेंट्स नहीं है, दीज आर मोर और लेस वन एंड द सेम सेगमेंट बिकॉज ऑफ द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इसे कंबाइन करके एक सेगमेंट मान सकते हो। हर सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इंडेस में नहीं मांगी गई है, तो वो कहता है कि जो आपके रिपोर्टेबल यानी मटीरियल सेगमेंट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और जो अनरिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आप चाहो तो उनको क्लब किसी बेसिस पे करके इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। एंड देन क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है और क्या रिकंसिलिएशन देना है, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डिस्कस इन द स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है। दिस इज जस्ट अ वेरी नॉट अ ड्रोन व्यू, इट इज एक्चुअली अ सैटेलाइट और अ स्पेस व्यू ऑफ द होल स्टैंडर्ड। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले Ind AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या कहता है। It says an entity shall disclose information to enable the users of financial statement to evaluate the nature and effect of business activities in which it engage and economic environment in which it operates. तो इंडेस का पैरा 1 जिसे कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडेस कहा जाता है, वो कहता है कि हमारा इस इंडेस का उद्देश्य है कि एक एंटिटी इंफॉर्मेशन यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोज करे, जिससे कि यूजर अपने बिजनेस के नेचर और उसके फाइनेंशियल इफेक्ट समझ सके इन टर्म्स ऑफ क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ है और क्या क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जिसमें ऑपरेट करता है। हमें जोग्राफिकल लोकेशन वाइज या प्रोडक्ट्स और सर्विस वाइज इंफॉर्मेशन देनी है ताकि यूज़र की डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके। किसे देना है, सारी एंटिटीज जो इंडेस फॉलो कर रही है, पर आप एसएफएस सीएफएस दोनों बनाते हो तो सीएफएस लेवल पे मिनिमम आपको देना है, एसएफएस पे वॉलंटरली है। कहीं भी आप वॉलंटरली प्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि एसएफएस में, तो फिर आपको इस पूरे इंडेस की सारी इंफॉर्मेशन देना है, सिलेक्टिव नहीं दे सकते। ध्यान रखना हर ऑपरेशन अपने आप में सेगमेंट नहीं होता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब जो आपके कोर ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो इन्फोसिस का ऑपरेशन है लेट्स से आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, हो सकता है उसकी मेजर इनकम उसके इन्वेस्टमेंट से आती हो बिकॉज इट्स अ कैश रिच कंपनी। That will not make investments in itself as an operating segment because that is more of an investing activity for it rather than operating activity. तो स्टैंडर्ड कहता है कि हमारा इंटेंशन है कि हम यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें बिल्कुल वैसी ही जैसा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करता है। क्योंकि सीधी सी बात है, मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है यूजर को वही दे दो तो काम हो जाएगा, वो भी डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि सीओडीएम तो फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिव्यू करता होगा, तो क्या हम ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू नहीं आएगा। तो इसके लिए कहा गया है कौन सी इंफॉर्मेशन देना है, उसके अंदर क्या क्या देना है, और वो इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे रिकंसाइल करना है ताकि यूजर कंफ्यूज नहीं हो। यार सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में 4 सेगमेंट है, उनकी टोटल सेल 1000 करोड़ है और पीएनएल में टोटल सेल 1200 करोड़ आ रही है, ये कैसे हो रहा है। तो रिकंसिलिएशन कैसे देना है, ये इस स्टैंडर्ड का उद्देश्य है। सबसे पहले स्टैंडर्ड में पैरा 5 में डेफिनेशन दी गई है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की। इसमें कहा गया है कि ये एक कंपोनेंट है एंटिटी, पर वो कंपोनेंट कब सेगमेंट कहलाएगा, जब वो कोई बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज्ड है जिसमें रेवेन्यू हो सकता है अभी कमाना शुरू हो गया हो या कमाने वाले हो, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह। हो सकता है आज की तारीख में व्हाट्सएप कोई रेवेन्यू नहीं कमाता है, बट फिर भी फेसबुक के लिए पॉसिबली वो एक सेपरेट सेगमेंट है। एनीवेज, तो इट मे अर्न रेवेन्यूज एंड इनकर एक्सपेंसेस which can also include inter-segment revenues or expenses, which essentially means कि हमारा एक डिवीजन है जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है और पूरा 100% ऑयल एक्सट्रैक्ट करके दे देता है रिफाइनिंग बिजनेस को या फैक्ट्री को, और वहाँ रिफाइन होकर मार्केट में बिकता है। तो आप एक्सप्लोरेशन को एक सेपरेट सेगमेंट मान सकते हो, भले ही उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू 0 है, सिर्फ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर है, मान सकते हो। पर मानना है या नहीं ये प्राइमरली किस पे डिपेंड करेगा। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स सीओडीएम रिव्यू करता है।
तो अगर आपकी कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आपके एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ का सेपरेट रिव्यू करता है कि भैया हमारी क्या कॉस्ट लगी, कितना उसमें से ऑयल जनरेट हुआ, ऑयल मार्केट से खरीदते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उस हिसाब से ये कितना प्रॉफिट मेकिंग है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ऐसा अगर वो डिसीजन मेकिंग रिव्यू कर रहा है, जिसमें उसको मिनिमम बेसिस पे 2 चीज़ों के लिए रिव्यू करना है, एक रिसोर्स एलोकेशन और एक परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट एसेंशियली मीन्स रेवेन्यू और प्रॉफिट असेसमेंट। आपके बिजनेस में कॉस्ट अगर नेग्लिजिबल है तो इट विल बी रेवेन्यू असेसमेंट, अदरवाइज प्रॉफिट असेसमेंट। तो सीओडीएम अगर प्रॉफिट का असेसमेंट करता है प्लस उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि आने वाले सालों में मैं कितने रिसोर्सेज पर्टिकुलर एरिया में एलोकेट करूंगा, बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, तो माना जाएगा कि ये दूसरी डेफिनेशन की कंडीशन मीट डेफिनेशन की दूसरी कंडीशन मीट करता है। एंड देन वी हैव अनदर कंडीशन दैट डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी available. Now when I say discrete financial information should be available, it means what? हम सेगमेंट रिपोर्ट तभी दे पाएंगे जब उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम रिपोर्ट कर पाएं। इसका मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सेगमेंट के साथ इस कदर कंबाइंड है कि एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो सेगमेंट नहीं माना जाएगा। तो बताओ बच्चों, पैरा 5 के अनुसार सेगमेंट कब माना जाएगा? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कभी थ्योरी क्वेश्चन आए तो ये काम आएगा, नहीं तो नहीं। सबसे पहला बिजनेस एक्टिविटीज़, ये कॉम्पोनेंट एंटिटी का जो एक क्या दिखाता है, इट एंगेजेस और शो सेपरेट बिजनेस एक्टिविटीज विच मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। CODM regularly reviews for the purpose of performance assessment and resource allocation, and discrete separate independent financial information is। इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे? तो ये फर्दर आपको इलस्ट्रेट किया गया है। CODM कौन है, बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कंपोनेंट क्या है, रेगुलर रिव्यू किस चीज़ के लिए करना है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है। CODM एक व्यक्ति या फंक्शन भी हो सकता है। अब ये सब के बेसिस पे आप सेगमेंट आइडेंटिफाई करें। इंडेस कहता है कि कोर प्रिंसिपल और डेफिनेशन, इन दोनों को यूज़ करके आप सेगमेंटेशन करेंगे, क्योंकि कई जगह कोर प्रिंसिपल सिर्फ सफिशिएंट नहीं होंगे क्योंकि वो काफ़ी ब्रॉड है। तो उस कारण से सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम देखेंगे कि CODM को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई। कई बार हो सकता है कि CODM के पास इन्फॉर्मेशन भी 2 अलग अलग सेगमेंट फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, सोनी कंपनी के CODM को इन्फॉर्मेशन जाती है नंबर 1 कि एंटरटेनमेंट यानी जेट मैक्स और सोनी लिव ये सब कितना पैसा कमा रहे हैं, और लेट्स से कैमरा डिवीजन कितना कमा रहा है, और अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कितना कमा। हो सकता है इन्फॉर्मेशन ऐसी भी जाती हो CODM के पास, इंडिया पैसिफिक से कितनी कमाई है, लेट्स से US से कितनी है, यूरोप से कितनी है, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कितनी। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन 2 तरह से जा रही है, एक प्रोडक्ट सर्विस वाइज, एक ज्योग्राफी वाइज। अब ऐसे केस में आप सेगमेंट किसे मानोगे? तो ये प्राइमरली डिपेंड करेगा बिजनेस एक्टिविटी, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और CODM में क्या है, आप ये कह लो CEO इज द CODM, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द बोर्ड। तो क्या होता है, बोर्ड हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना चाहे, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहेगा। तो बोर्ड के पास प्रेजेंटेशन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज हो रहा है, तो प्रोबेबली वो सेगमेंट है, या सेगमेंट प्रोडक्ट और सर्विस वाइज हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर बेसिस होगा। लेकिन इसके बावजूद भी तो ये कहते हैं नॉर्मली क्या होता है कि कोई ना कोई मैनेजर ज़रूर अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप ये देखो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिग 4 को सेगमेंटेशन करके रिपोर्ट देना, हालांकि बिग 4 एक कंपनी नहीं है तो इंडेस नहीं लगेंगे, बट समझने के लिए तो मैं देखूंगा कि बिग 4 में टॉप में कैसे एलोकेशन कर रखा है। तो हमने बोला ऑडिट प्रैक्टिस अलग है, टैक्स प्रैक्टिस अलग है, फॉरेंसिक अलग है। फिर उनके नीचे रीजन बांट रखे हैं कि भाई ये हमारी 5 ब्रांचेस हैं, इन सबके मैनेजर हेड्स हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे मैनेजर रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? इंडिया ऑडिट प्रैक्टिस को, और वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जो बोर्ड है उनकी उसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा पर्टिकुलरली क्या सही होगा, ऑडिट प्रैक्टिस, टैक्स प्रैक्टिस एंड अदर प्रैक्टिस। ये ज़्यादा बेहतर सेगमेंटेशन का तरीका है, क्योंकि टॉप लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो इस तरह से जा रही है। तो मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल अपॉइंट किए जाएंगे, हो सकता है वो सेपरेट सेगमेंट हो सकता है वो नहीं। CODM एक से ज़्यादा बेसिस यूज़ कर रहा है, तो आप एक मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि भाई इंडियन प्रैक्टिस, टैक्स प्रैक्टिस, ऑडिट टैक्स फॉरेंसिक, और उसके अंदर लेट्स से रीजन दिल्ली, मुंबई और ऐसा। तो मैट्रिक्स टेबल जैसा बनेगा। तो फिर आप कोर प्रिंसिपल ध्यान रखो कि भाई अल्टीमेटली यूजर की डिसीजन मेकिंग कैसे बेहतर होगी, उसके आधार पे आप डिसीजन मेकिंग कीजिए। यानी पूरा स्टैंडर्ड सिर्फ यूजर को बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए प्रमोट करता है, और जो भी आपने बेसिस लिया है सेगमेंटेशन का आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बिग 4 की बात की और मैंने टैक्स प्रैक्टिस की बात की, तो उसके अंदर के भी उनके 2 वर्टिकल्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, GST। डायरेक्ट टैक्स में फिर देन दे हैव ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, इंडिविजुअल टैक्सेशन एंड अदर्स। अब क्या ये सब अलग अलग सेगमेंट है या नहीं मानूं?
So there is this para 12 which says कि if all the 5 conditions, all the 5 factors which are given, all the 5 factors are common between the different segments, they have similar economic characteristics and the core principles are not violated. क्या है भैया core principle जो पैरा 1 में पढ़ा था कि हमें यूजर्स को अनेबल करने के लिए जिन बिजनेस एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट में आप एंगेज कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है. अगर पैरा 12 कहता है कि ये पांचों फैक्टर जो हम पढ़ेंगे ये सब सिमिलर हैं, सेम है, कोर प्रिंसिपल हमारे मीट होते हैं और इनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनके रिस्क और रिवॉर्ड भी सिमिलर है, तो आप इन्हें कंबाइन कर दोगे, अलग अलग सेगमेंट नहीं मानोगे. क्या 5 चीज़ें? नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. अल्टीमेटली हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं टैक्स की हर केस में. नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, हमारा सिस्टम भी मोर और लेस प्रोसेसिंग का एक जैसा होता है. डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वो भी एक जैसे ही है, बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं उनको ऊपर कंसल्टेंसी देते हैं. कस्टमर्स भी हमारे सारे सिमिलर कैटेगरी के कंज्यूमर या कॉर्पोरेट्स होते हैं जो बेसिकली टैक्स पेयर्स है. और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में भी फर्क नहीं है अल्टीमेटली, भले ही लॉ अलग अलग है बट अल्टीमेटली हम इंडियन टैक्स प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो मुझे लगता है पांचों एंगल पे सब कुछ सेम है, तो आई कैन कंबाइन ऑल ऑफ. पर वहीं पे हमारी टैक्स प्रैक्टिस की बजाय लॉ की प्रैक्टिस है, और लॉ की प्रैक्टिस में लेट्स से एक टैक्स प्रैक्टिस है और एक लेट्स से सिविल और क्रिमिनल कोड के लॉ की प्रैक्टिस. तो डेफिनेटली इन दोनों का रेगुलेटरी लीगल एनवायरनमेंट काफ़ी अलग होगा. ये दोनों को सेपरेट सेगमेंट शायद मानना बेहतर हो, क्योंकि 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर आप उसे एक सेगमेंट नहीं मान सकते, आपको अलग अलग सेगमेंट मानना पड़ेगा. पर कोर प्रिंसिपल और ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी. तो ऐसा करके अब आपकी कंपनी में हो सकता है कई सारे सेगमेंट्स निकल आए, तो आपको यूजर को सारे सेगमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देना है. जैसे कि आईटीसी के केस में आप देखोगे सेगमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम सेगमेंट लाइक सिगरेट, होटल्स, एग्रीकल्चर, पेपर बोट्स, टू सेगमेंट लाइक इवन माचिस अगरबत्ती और क्लासमेट नोटबुक्स. अब आप समझिए क्या सिगरेट और माचिस अगरबत्ती दोनों को कंपेयर किया जा सकता है या दोनों की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें. सिगरेट का टर्नओवर हो सकता है 25,000 करोड़ से, उससे आने वाले प्रॉफिट 10,000 करोड़ हो. वहीं पर माचिस अगरबत्ती का 250 करोड़ का भी हमारा टर्नओवर नहीं है, होने वाले प्रॉफिट उससे 5 करोड़ भी नहीं. इन अ कंपनी विद सच अ लार्ज साइज, अ स्मॉल सेगमेंट लाइक दिस, आपको लगता है कि भैया माचिस की प्राइस आगे बढ़ जाएगी तो इस कारण से मैं इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूंगा. क्यों? क्योंकि माचिस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी आईटीसी, हालांकि उन्होंने अपना वो डिवीजन बेच दिया. तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी नेग्लिजिबल, उस कंपनी के पूरे प्रोपोर्शन में उसका नेग्लिजिबल इंपैक्ट होगा. Users will not take their decisions based on something which is not really material. So how do we identify whether something is material or not? That is basically based on the concept of reportable segment. इसी सेगमेंट को रिपोर्टेबल कब मानना है? तो जब एक बार आपने सेगमेंटेशन कर दिया, उसमें से रिपोर्टेबल सबसे पहले एक 10% की थ्रेशोल्ड है वो चेक, उसमें जो जो रिपोर्टेबल हो गए उन सबको रिपोर्ट कर दो. अब हो सकता है कि उसमें लेट्स से आपका एक नया डिवीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 10% की थ्रेशोल्ड में नहीं आता है, पर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बताना है, नो प्रॉब्लम, आप वॉलंटरली किसी और को रिपोर्ट. हो सकता है कोई सेगमेंट लास्ट ईयर रिपोर्ट हुआ और इस साल रिपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट ईयर वो मीट कर रहा था थ्रेशोल्ड, अब नहीं कर रहा है. अगर आपको लगता है अभी भी वो सिग्निफिकेंट है तो आपकी इच्छा है आप कर सकते. और एक 75% की एक और थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड यानी लिमिट, जिसके बेसिस पे रिपोर्टेबल सेगमेंट रिपोर्ट होंगे. कृपा करके ध्यान रखें, कोशिश करें कि 10 से ज़्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट ना हो. अगर ज़्यादा है तो आप देखो कोई एक प्रैक्टिकल लिमिट तो नहीं आ गई है कि यार यूजर्स को इन्फॉर्मेशन ऑकवर्ड मिलेगी. अगर ऐसा है तो फिर बेहतर है और रिपोर्ट ना करें, बट ये मैंडेटरी नहीं है, सजेस्टेड है. ऑब्वियसली बात है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट 10% थ्रेशोल्ड है. वो क्या कहती है? वो कहती है कि कोई भी सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है 3 मापदंड से, 3 पैरामीटर से, रेवेन्यू, रिजल्ट्स और असेट्स. अगर वो सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल सारे सेगमेंट के रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा है तो फिर वो हमारे लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट. रेवेन्यू कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ, बिकॉज इंटर सेगमेंट रेवेन्यू वालों को भी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में शामिल कर सकते हैं. हो सकता है किसी का रेवेन्यू कम हो जैसे कि सर्विस सेक्टर, पर रिजल्ट प्रॉफिट्स में काफ़ी बड़ा योगदान हो, क्योंकि दूसरा हमारा गुड सेक्टर है जिसमें टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है पर प्रॉफिट बहुत कम होता है. तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई मटेरियल होगा सेगमेंट तो रिपोर्ट करेंगे. रिजल्ट में क्या है, आपके सेगमेंट का रिजल्ट टोटल रिजल्ट्स के 10% या उससे ज़्यादा है. अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ सेगमेंट लॉस में हुए तो वो रिपोर्टेबल होंगे ही नहीं क्योंकि वो माइनस में है. तो ऐसा ना हो, इसके लिए कहा गया है कि सेगमेंट जितने भी हैं उन सब में आप लॉस वाले और प्रॉफिट वाले अलग कर दो, क्यूमुलेटिव कर दो, आप सिग्मा निकाल दो, आप किसका लॉस वाले सेगमेंट का और प्रॉफिट वाले का, इन दोनों में जो भी ज्यादा है उसका 10% ले लो. वो अमाउंट या उससे ज्यादा किसी भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस है एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा. सिमिलरली फॉर असेट, सेगमेंट की असेट्स अगर टोटल ऑल सेगमेंट की असेट्स की 10% या उससे ज्यादा है तो ये रिपोर्टेबल. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस. एक कंपनी है जिसमें ये इंटरनल सेल है, एक्सटर्नल सेल है, प्रॉफिट लॉस है, ये असेट है. अब आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है.
डेफिनेटली हमें टोटल सेल्स के बेसिस पे पैरामीटर सबसे पहले देखना होगा, तो वील कैलकुलेट द टोटल सेल्स। जो लेट से आती है 16,500, 11,250, 4,500, 5,250, 6,000, 2,250। आई होप द कैलकुलेशंस आर ओके। 12वीं में 100 में से 100 आए थे मैथ्स में, तो मतलब ये नहीं टोटल सही आएगा। अब आप क्या कर दो, इसके परसेंटेज निकाल दो। तो इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन अलग अलग तरह से आप बना सकते हो, बट जो सजेस्टेड आंसर में आया है वो फॉलो करना है। तो आप क्या करो, थोड़ा सा आपको एक बेसिस देना पड़ता है, यानी 10% थ्रेशोल्ड का एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। और डिस्क्रिप्शन के बाद में, क्योंकि यहाँ पूछा है नीड्स टू डिटरमाइन हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एडवाइस। तो एडवाइस मतलब कि आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। सिर्फ ये पूछा जाता है कि भैया रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बता दो कौन से हैं एज पर 108, तो ये टेक्स्ट नहीं देते और सीधे आंसर दे देते तो चल जाता। तो अब आप परसेंटेज निकाल दो कि भैया हमारा ये वाला एज अ परसेंटेज टू टोटल कितना है। ऐसे आप LMNO PQRS सबके सॉरी क्यू तक ही है, सबके परसेंटेज निकाल दीजिए रेवेन्यू के आधार पे। 10+ वाले जितने भी उनको रिपोर्टेबल में नाम डाल दो। एक तो N नहीं होगा, O हो जाएगा, P हो जाएगा, तो LMNOP। Q में N और Q छोड़ के LMO और P रिपोर्टेबल हो। अब आते हैं रिजल्ट पे। तो रिजल्ट में क्या है, ये 2 लॉस है, बाकी प्रॉफिट है। देखो टोटल प्रॉफिट है, यानी ऑब्वियसली बात है रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट वाले ज़्यादा होंगे। उनका देखते हैं कितना आ रहा है, 6,000। 6,000 का 10% कितना होएगा, 600। तो 600 या उससे ऊपर वाले सारे रिपोर्टेबल होंगे। इसका मतलब ये और ये सारे ही रिपोर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि 600 और अपने को वापस 600 पे परसेंटेज निकालना है। तो ये देखो ये 50% हो गया है, 25 एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालना है। तो इससे LMNOPQ सारे रिपोर्टेबल हो गए। तो टेक्निकली स्पीकिंग सारे ही रिपोर्टेबल हो गए। ध्यान रखना है तीनों और कंडीशन है इधर और, तो एक में भी रिपोर्टेबल हो गए तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, आगे देखने की जरूरत। तो अब सर चेक करने की जरूरत है क्या, हाँ आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा। तो फिर सेम असेट्स में आप करोगे और इन तीनों में आप बताओगे ये रिपोर्टेबल है, इसके हिसाब से अब सारे रिपोर्टेबल निकल। सपोज ऐसा होता है कि लेट्स से यहाँ पे LMOP है, यहाँ पे LMNOP था, क्यों नहीं होता, और यहाँ भी LMNOP होता, तो क्या करते, तो क्यों इसमें नहीं है और इन दोनों में है, तो भी क्यों रिपोर्टेबल होगा। तीनों में से किसी भी एक में अगर आप कवर हो गए तो आप रिपोर्टेबल। यहाँ पे एज सच सारे ही सेगमेंट रिपोर्टेबल हो रहे हैं, तो आप सबको रिपोर्ट कर दो। आई होप दैट गिव्स यू एन आइडिया इन टर्म्स ऑफ 10% थ्रेशोल्ड कैसे लगती है। प्रीवियस ईयर मैंने बता दिया, वॉलंटरी आपको समझा दिया, 10 की लिमिट बता दी। अब 75% दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आपको ये चेक करना है कि जो सेगमेंट आपने रिपोर्ट किए हैं उन सेगमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है एक्सटर्नल, वो एंटिटी के सारे सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू, यानी जो PRL में दिख रहा होगा, क्योंकि PRL में इंटरनल रेवेन्यू नहीं दिखता है, उसका 75% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नहीं है तो आपको और सेगमेंट आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करना होंगे। वो और सेगमेंट कोई भी आप आइडेंटिफाई कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की ज़रूरत। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सेल्स कौन सी है, ये वाली है। तो अभी तो सारे सेगमेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप 100% रिपोर्ट कर रहे हो तो इशू नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी कारण से यहाँ पे सेगमेंटल रिपोर्टेबल नहीं होता, किसी कारण से, ऐसे तो होगा पर नहीं होता, तो जो आपके ये बचे हुए सेगमेंट का रेवेन्यू है, इसका टोटल अगर आप निकालते 35350 में 12,300 हटा दूँ तो 23,050 डिवाइडेड बाय 35350, आप 65% ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू ही रिपोर्ट कर रहे हो विद इन द रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो ये पर्याप्त नहीं है, 75 चाहिए, तो अब आपको और सेगमेंट रिपोर्ट करना पड़े। तो ये 75% थ्रेशोल्ड है। अब अगर आपके सेगमेंट्स अनरिपोर्टेबल बच जाते हैं, तो कुछ सेगमेंट है जो अब रिपोर्टेबल नहीं है, इस एग्जाम्पल में नहीं थे पर दूसरे में हो सकते हैं कई सारे। तो इंडेक्स कहता है कि आपके पास ऑप्शन है कि जो 5 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, क्या वो 5 कंडीशंस याद रखना पड़ेगी। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो रखना पड़ सकती है। कैसे याद रख सकते हो आप, तरीका इसका विच इज़ बेसिकली कस्टमर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मॉडल क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हम क्या दे रहे हैं, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग हमारी कैसी हो रही है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज विच वी आर गिविंग। इसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको याद रखना है तो आप इसको याद रख लीजिए, PPCDR। प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है आपका, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपकी कैसी है, एंड देन फाइनली कस्टमर्स आपके, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये पांचों में से अगर आपको लगता है 3 भी सिमिलर है, तो जो अनरिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उन अनरिपोर्टेबल सेगमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द पैरा 12 कंडीशंस आर मेट, ऐसा पैरा 14 में बोला है, तो फिर आप उसे एट योर ओन चॉइस कंबाइन करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे क्विकली सुन लीजिए। लेट्स से ITC का सेगमेंट है सिगरेट, होटल, एग्रीकल्चर, फूड,
आशीर्वाद आटा और ये सब तरह की चीज़ें, क्लासमेट्स, माचिस। अब इन सभी सेगमेंट्स में लेट्स से सिर्फ, और होटल्स ले लो, अब इन सब में क्या हो रहा है, लेट्स से सिगरेट, होटल, ये दो रिपोर्टेबल, बाकी रिपोर्टेबल नहीं है, ये ही मेजर है, बाकी नहीं है। सपोज अब आप इसमें 75% चेक कर लो, वो भी कवर हो गया, तो कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब इतने सारे सेगमेंट छूट, एग्रीकल्चर, पेपर बोर्ड्स, लच्छे, माचिस, अगरबत्ती, क्लासमेट्स, आपका नोटबुक का जो है, फूड का जो डिवीजन है, ये सब छूट गए। अब आप इनमें ये देखो कि इनमें वो 5 PPCDR के क्राइटेरिया में से क्या किसी में मेजॉरिटी क्राइटेरिया कॉमन है क्या? तो बोल सकता हूँ माचिस और फूड में क्या है, कस्टमर सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा में भी सेम है, हम स्टोर से ही बेचते हैं, बेसिकली ग्रॉसरी स्टोर से। प्रोडक्शन प्रोसेस भी हमारा सब आउटसोर्सिंग ही, हर जगह आउटसोर्सिंग करते हैं, कंज्यूमर्स ही। तो पांचों तो नहीं मीट हो रहे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अलग है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या प्रोडक्शन हो सकता है, एक का मैं करता हूँ या एक का कोई और करता है, तो 5 में से 5 नहीं पर 3 मीट हो रहे हैं मिनिमम। तो आप चाहो तो इनको कंबाइन करके एक नाम दे दो, ले भी कंज्यूमर गुड्स, विच इंक्लूड्स माचिस, अगरबत्ती, प्रोडक्शन, लेट्स से क्लासमेट भी उसमें मैच होता है तो वो भी जोड़ दो, और इन तीनों को कंबाइन करके फिर आप इसे अलग से रिपोर्ट कर सकते हो, लेट्स से कंज्यूमर गुड सेगमेंट, और फिर नीचे आपको बेसिस ऑफ एग्रीगेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये प्योरली ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेगमेंट भी रिपोर्ट नहीं होंगे, और इमटेरियल को क्लब करके अपन एक मोटा सेगमेंट बना के उसको रिपोर्ट कर देंगे। ये पैरा 40। ये ध्यान रखना कि इनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होना चाहिए, और 5 में से मेजॉरिटी क्राइटेरिया ये मीट करना चाहिए। अब आपने ये पता कर लिया कि भाई आपके कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्ट होने हैं, तो अब सवाल उठता है कि उसमें रिपोर्ट क्या करना है, प्लस उसमें आपको एक रिकन्सिलिएशन देना है। बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोजर्स की दी हुई है, आप परेशान हो जाएंगे, ये सुपर्ब एक मेरे हिसाब से समरी है डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं, आप वो देख लीजिए। सबसे सॉलिड बात यह है कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में जब आप डिस्क्लोजर देते हो रिपोर्टेबल सेगमेंट का, तो आपको मैंडेटरी बेसिस पे सिर्फ एक चीज़ डिस्क्लोज करना है, और वो है प्रॉफिट और लॉस, बस। बाकी आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है जो सीओडीएम के पास जा रही है, यानी सीओडीएम के पास प्रॉफिट और लॉस तो जा ही रहा होगा, क्योंकि कंडीशन ही थी रिपोर्टेबल सेगमेंट रिपोर्ट करने की कि वो सीओडीएम उसका रिव्यू कर रहा है परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स एंड रिसोर्स एलोकेशन के लिए। तो प्रॉफिट्स आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी। इसके अलावा आपके जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसको इंफॉर्मेशन तभी देना जब आप सीओडीएम को वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो। क्यों? या तो सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के उद्देश्य से या अलग से। तो आप इनमें से जो इन्फॉर्मेशन सीओडीएम के पास जा रही है वो इन्फॉर्मेशन आप देंगे, जैसे कि रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल जाएगा, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस अगर रिपोर्ट हो रहा है, डेप्रिसिएशन यानी नॉन कैश एक्सपेंस, कोई एक्सेप्शनल आइटम रिपोर्ट करते हो, जेवी वगैरह इससे रिलेटेड है वो रिपोर्ट करते हो, टैक्स एक्सपेंस जो रिपोर्ट कर रहे हो उन सब में से ये इन्फॉर्मेशन आपको। प्लस इसके अलावा असेट्स में कोई एडिशन हुआ है, या अगर कोई इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर में हुआ है, और टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, इसको क्लब कैसे करना है, आपको याद कैसे रखना है, असेट लाइबिलिटी एडिशंस टू योर असेट्स प्राइमरली और इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर्स, और ये पीओरएल आइटम। ये सिर्फ कब, जब सीओडीएम को आप रिपोर्ट कर रहे हो, वो रिव्यू कर रहा है उसे, तो आपको ये डिस्क्लोज करना। तो एसपीएल रिलेटेड और बैलेंस शीट रिलेटेड हो गए, और आपने क्या बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बताना है। बेसिस यानी कि टैक्स दिया है तो आपने क्या दिया है, डेफर्ड टैक्स दिया है, करंट टैक्स। तो सीओडीएम को हम करंट टैक्स ही रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी वही रिपोर्ट ऐसा। इन सब के अलावा मैंडेटरी है कि आपको रिकन्सिलिएशन देना होगा, ताकि इन सब का टोटल पीओरएल में दिख रही आइटम से मैच करे। पर रिकन्सिलिएशन में एक मेजर रिकन्सिलिएशन होगा नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट का। तो हमारी कंपनी में लेट्स से 5 सेगमेंट है, 3 रिपोर्टेबल है, तो कंपनी की जो पीओरएल में टोटल सेल आ रही है वो तो डेफिनेटली इन तीनों के टोटल से मैच नहीं करेगी जब तक आप इन दोनों को ऐड नहीं करोगे। तो जितने भी आपके नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट है, इसका एक आप नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक अलग से कॉलम बना दो। ये डिस्क्लोजर कैसा होता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो आपने ये 2 रिपोर्टेबल सेगमेंट 1, रिपोर्टेबल सेगमेंट 2, टोटल इसमें 2 ही सेगमेंट है, दोनों रिपोर्टेबल है, नॉन रिपोर्टेबल नहीं है। अगर कोई अदर होता तो अपन क्या कर देते, अनरिपोर्टेबल सेगमेंट यहाँ लिख देते, और ये सारे टोटल आपकी बैलेंस शीट पीएनएल की आइटम से आपको मैच करा। पर डेफिनेटली इसमें कुछ रिकन्सिलिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि लेट्स से हम सीओडीएन को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट करते हैं, इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट नहीं करते, पर पीओरएल में तो वो भी आ रही है।
वो सब रिकन्सिलिएशंस में शो किया। तो रिकन्सिलिएशंस विल इंक्लूड इंटरकंपनी ट्रांसफर के एडजस्टमेंट, कोई इनकम एक्सपेंस जो सीओडीएम को रिजल्ट दिए उसमें नहीं आ रही है, वो सब रिकन्सिलिएशंस में आएगी। रिकन्सिलिएशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पेक्टिव आइटम से मैच करना। ये सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। एक एग्जाम्पल और बता दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स देना होते हैं। इसे एंटिटी एज अ होल के लिए देते हैं, ना कि सेगमेंट के लिए, जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स फ्रॉम ईच प्रोडक्ट और सर्विस और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस, कंट्री वाइज रेवेन्यू, और अगर कोई भी फॉरेन कंट्री मटेरियल है या कोई कस्टमर मटेरियल है, मटेरियल यानी 10% ज़्यादा आपका टोटल रेवेन्यू एक कस्टमर से आ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन, प्लस कंट्री वाइज आपके एसेट्स कितने हैं, नॉन करंट एसेट्स अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स, और इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री के एसेट्स मटेरियल है, तो यानी एसेट कंट्री वाइज और रेवेन्यू कंट्री वाइज और कस्टमर वाइज, ऐसे आपको डिस्क्लोज। और ये भी रिकंसाइल करना पड़ेगा जो पीआरएल में फिगर्स आ रहे हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज मैं सीओडीएम को जब इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन उसे देता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन में मैं रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी बताता हूँ। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि आईटीसी लेट्स से फॉर एग्जांपल साल भर में सिगरेट 10,000 करोड़ की बेच रही है जिसमें जीएसटी शामिल है, तो सीओडीएम को मैं 10,000 करोड़ बताता हूँ, पर जब मैं पीएनएल में रिपोर्ट करता हूँ तो जीएसटी हटा के सेल्स रिपोर्ट करता हूँ 8,000 रिपोर्ट। तो इस कारण से फिर सवाल उठता है कि मैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या दूंगा। तो ये क्लियर है कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में वही फिगर्स आएंगे जो सीओडीएम को जा रहे हैं, ना कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, तो उसे रिकन्सिलिएशन के कॉलम में एडजस्टमेंट करके। एक बहुत ही मज़ेदार बात, अगर सपोज एक सेगमेंट में मैं रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी रिपोर्ट कर रहा हूँ और एक सेगमेंट में एक्सक्लूडिंग, तो आप सेगमेंट रिपोर्ट में भी जिसमें इंक्लूडिंग जीएसटी रिपोर्ट हो रहा है सीओडीएम को इंक्लूडिंग दोगे जिसमें एक्सक्लूड। तो इस कारण से फिर प्रॉब्लम आएगी आपको 10% थ्रेशोल्ड में। तो इसकी सीओडीएम को आप जो रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हो उसका बेस ही अलग अलग है, एक में इंक्लूडिंग जीएसटी और एक में एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो फिर इंडेस कहता है कि डिस्क्लोजर देते समय तो जो सीओडीएम के पास जा रही इन्फॉर्मेशन वो देना और बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर दे देना, बट 10% थ्रेशोल्ड निकालने के लिए ज़रूरी है कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बेस पे। तो वहाँ फिर आपको कॉल लेना होगा, या तो फिर सारे सेगमेंट के रेवेन्यू प्री जीएसटी ले लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, या पोस्ट ले लीजिए, बट एक बेसिस पे ले आए। पर याद रखना ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिपोर्ट हुआ है वही बेसिस बनेगा। ये स्टैंडर्ड ही डिस्क्लोजर जो सीओडीएम देख रहा है वो यूज़र को दिखाना है, उस उद्देश्य से बनाया है क्या है। इट इज़ टू बी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन टू सीओडीएम नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये डिफरेंस है तो डिस्क्लोजर अपन रिकन्सिलिएशन में डालेंगे, प्लस एडिशनल डिस्क्लोजर में आपको बताना है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे दी है। रिकन्सिलिएशन पिछले साल से इस साल मेजरमेंट बेसिस में कोई चेंज हुआ, लास्ट ईयर हम इंक्लूडिंग जीएसटी रिपोर्ट करते थे, इस साल एक्सक्लूडिंग। और अगर कोई खर्चे वर्चे हैं जिसको हमने कोई अजीब से बेसिस पे एलोकेट किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन प्लस आपके सेगमेंट के कॉम्पोनेंट आपने जोग्राफिकल वाइज दिए हैं या प्रोडक्ट और सर्विस वाइज, ये सारे आपको डिस्क्लोजर्स। तो ये सारे डिस्क्लोजर्स आ जाते हैं आपके, सेगमेंट रिपोर्टिंग हो जाती है। इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखिए कंपनी ने एक्सटर्नल रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी अदर ऑपरेटिंग इनकम रिजल्ट असेट्स और लाइबिलिटी है रिपोर्ट। आप देखोगे तो आपको रेवेन्यू से ही इंटरनल को चाइनीज समझ में आ जाएगा, दोनों रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये सब आपके अनअलोकेटेड इनकम, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस जो किसी सेगमेंट में नहीं गए, तो ये सब किसका पार्ट बनेंगे? ये सब रिकन्सिलिएशन में है। तो अब जब आप कॉलम बनाओगे तो क्या करोगे? प्रिंट और ये। अब क्योंकि रेवेन्यू, जीएसटी, अदर ऑपरेटिंग इनकम, सेगमेंट की रिजल्ट, असेट, लाइबिलिटी सब रिपोर्ट हो रही है, तो आप देखो आप भी सेम ऐसे ही रिपोर्ट असेट और लाइबिलिटी। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं हो रहा है, ये टोटल मेरा दिस माइनस दिस इज माय नेट रेवेन्यू प्लस दिस अदर इनकम मे नॉट बी इक्वल टू दिस बिकॉज ऑब्वियसली तेरा एक्सपेंस, पर क्योंकि सीओडीएम के पास एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे भी मुझे एक्सपेंस रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रॉफिट। क्या ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये सारी अनअलोकेटेड इनकम एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद फिर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मैच होएगा तब जाए इससे जो पीआरएल में आ रहा है उससे। ऐसे दिखाना। सेम गोज विद ऑल योर असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऐसे ही अनअलोकेटेड असेट्स लाइबिलिटी होगी, डेप्री, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जितनी इन्फॉर्मेशन ये देंगे। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स बता देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 31 करोड़ है और सेगमेंट एसेट आउटसाइड इंडिया 5 करोड़ है। अब आप देखो कंपनी के टोटल असेट्स कितने हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन लैक्स हैं, तो ये 4,000 लैक्स यानी 40 करोड़ है। प्लस इसके अलावा देखते हैं कोई और ऐसे असेट्स हैं क्या जो अनअलोकेटेड हैं, तो अनअलोकेटेड इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ के और अदर असेट्स हैं 5 करोड़, ये 10 करोड़ के और असेट्स हैं, तो 50 करोड़ हो गए, जिसमें से 31 और 5 है ये। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्क्लोजर्स जब आप देखोगे
तो यू विल फाइंड टोटल 5 करोड़ के हैं आप सेगमेंट एसेट्स, जैसे अभी अपन ने निकाले। सही है ना, 4 ये निकाला प्लस 5 ये निकाला, तो टोटल आपके 50 करोड़ के आ गए। और उसमें ओके, ये मैंने रेवेन्यू बता दिया, 50 करोड़ आ गए। और ये 50 करोड़ के आपके कितने इंडिया में और कितने इंडिया के बाहर हैं? असेट्स आउटसाइड इंडिया इज 5 करोड़। तो आपको ये बता दिया आउटसाइड इंडिया हमारा कितना है 5, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर होगा इन इंडिया। सिमिलरली फॉर सेगमेंट वाइज, तो ये सेगमेंट वाइज नहीं आ रहा है, ये जोग्राफिकल आपको क्या बताना है, आपका कंट्री डोमिसाइल वाइज आपको इन्फॉर्मेशन देना है एसेट्स और रेवेन्यू की, और आपको इन्फॉर्मेशन अपने रेवेन्यू की कस्टमर सेगमेंट वाइज भी देना है एज एन एक्सटर्नल इंटरनल रेवेन्यू। असेट्स सिर्फ आप डोमिसाइल कंट्री वाइज देते हैं, रेवेन्यू में आपको दोनों तरह से इन्फॉर्मेशन देना है, प्लस एडिशन टू असेट्स भी यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है। तो ये इस तरह के आपके डिस्क्लोजर्स है, ये एक इंपॉर्टेंट मटेरियल आपका क्वेश्चन है, और ये सारे डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको अप्लाई करना है। कुछ दूसरी बातें ध्यान रखें, 108 जब भी लगेगा पूरा लगेगा, इसका मतलब कोई कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे आप सेगमेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे एग्जाम्पशन नहीं है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूड सेगमेंट अगर कोई है जो किसी सेगमेंट का पार्ट है या पूरा सेगमेंट ही डिसकंटिन्यूड है, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है, हालांकि आप डिस्क्लोज कर देना ये डिसकंटिन्यूड। इसमें रिकंसिलिएशन में इशू आएगा, क्योंकि पीआरएल में उसके रेवेन्यू एक्सपेंस वगैरह सीधे नेट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के थ्रू आते हैं, तो रिकंसिलिएशन में ध्यान रखना। सिंगल सेगमेंट है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है। कैश फ्लो में सेगमेंट वाइज कैश फ्लो देने की कोई रिक्वायरमेंट कंपलसरी मैंडेटरी बेसिस पे नहीं। इस साल कोई भी नया सेगमेंट आइडेंटिफाई हुआ है या कोई रिक्लासिफिकेशन हुआ है, लास्ट ईयर 2 सेगमेंट थे, इस साल मर्ज होकर 1 हो गए, या लास्ट ईयर 1 था उसको मर्ज करके 2 कर दिया, ऐसा करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया था, पहले उनका एक ही सेगमेंट होता था कंज्यूमर गुड्स का, फिर स्प्लिट करके 2 किया, एक पर्सनल केयर जिसमें सोप शैम्पूज आने लग गए, और एक एडिबल आइटम जिसमें कि आइसक्रीम, नॉर के सूप या किसान के टोमेटो केचप आने। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव्स भी रीस्टेट करना है। पहली बार रिपोर्ट हुआ है तो भी प्रीवियस ईयर देने की कोशिश करो, अनलेस वो इम्प्रैक्टिकेबल है। ये मैंने बता दिया, 10% थ्रेशोल्ड में कोशिश करना, कॉमन बेस है, भले ही सीओडीएम उसे अलग अलग बेसिस पे रिव्यू करता है। जितनी बातें मैं बोलता हूँ सब यहाँ पे दी हुई है। डिस्क्लोजर्स के लिए समरी आपके लिए काम की होगी, 2 क्वेश्चन जो काम के आते हैं वो मैंने बता दिया, इसके साथ हमारा रिविजन विद क्वेश्चंस, यानी कि इसका अलग से हम सोल्यूशन सीरीज में एक वीडियो नहीं बनाएंगे। दिस कंप्लीट्स योर 108। थैंक यू।